नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है एक और वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और उन क्वेश्चन से बाकी कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी हम आज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व is derived from consumption curve, utility possibility curve, social welfare function, production contract curve। अब ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन हमें डिराइव करना पड़ेगा, इसका हमें डायरेक्ट आंसर नहीं मिलता। आपने पैरेटो ऑप्टिमैलिटी अगर पढ़ी है, पैरेटो ऑप्टिमैलिटी की 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है कंजम्पशन एफिशिएंसी, दूसरी होती है प्रोडक्शन एफिशिएंसी, तीसरी होती है प्रोडक्ट मिक्स। पहली जो कंडीशन है इसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई ऑफ ए कंज्यूमर इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स बाय ऑफ बी कंज्यूमर। दूसरी कंडीशन क्या होती है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल एंड के ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल एंड के ऑफ वाई। और प्रोडक्ट मिक्स में क्या होता है, ये सारी कंडीशन बराबर होती है किसके, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा इस क्वेश्चन में अप्लाई होता है। अब हम देखेंगे वो कैसे। देखिए, जो पहली कंडीशन होती है जिसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और ऑफ ए इंडिविजुअल इज इक्वल टू बी, तो जब हम इसको एजवर्थ बॉक्स डायग्राम में ड्रॉ करते हैं तो ये इनके इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और इन इक्विलिब्रियम पॉइंट को मिला के जो कर्व बनता है उसे कहते हैं यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है, जहां मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन 2 इंडिविजुअल के बराबर होते हैं, और इनको हम जब बॉक्स डायग्राम में ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास जो ये कर्व बनता है ये बनता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो हमारे से यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि ट्रांसफॉर्मेशन कर्व किससे डिराइव होता है, तो इसका सही जवाब होगा प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए, जब हम प्रोडक्शन, अगर आपने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस तरह का होता है। तो जब हम इस कर्व को, ये सेम कर्व को उल्टा करेंगे तो ये इस तरह का बन जाता है और प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर्व कहलाता है। आपसे क्वेश्चन ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से भी पूछ सकते हैं। जब हम पैरेटो ऑप्टिमैलिटी की तीसरी कंडीशन को बॉक्स डायग्राम में ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो हमें जो ये कर्व मिलता है ये होता है ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व। हमें 3 तरह के कर्व यहाँ मिले। यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व जो पहली पैरेटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन से डिराइव होता है, फिर प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये पैरेटो ऑप्टिमैलिटी की दूसरी कंडीशन जिसे हम एक्सचेंज एफिशिएंसी भी कहते हैं उससे डिराइव होता है। और हमारे पास जो तीसरा ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर डिराइव किससे होता है, पैरेटो ऑप्टिमैलिटी की तीसरी कंडीशन से। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। मैच द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। मैंने अभी तक 2 लेक्चर डिस्कस किए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, उसमें इस बुक का जिक्र बार बार हुआ है। तो ये किसने लिखी थी, मार्शल ने। कब लिखी थी इन्होंने, 1890 में। किंग डिमांड कर्व ये किसने दिया था, पॉल स्वीजी ने। किंग डिमांड कर्व, यूजुअली डिमांड कर्व ऐसे होता है, लेकिन पॉल स्वीजी ने जो डिमांड कर्व डिराइव किया था उसमें एक
किंक होता है। इस किंक का मतलब रिजिडिटी होता है। रिजिडिटी का मतलब जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो हमारे प्राइस डिक्रीज़ करने पे प्राइस डिक्रीज़ करेगा, लेकिन अगर हम प्राइस इंक्रीज़ करेंगे तो वो प्राइस इंक्रीज़ नहीं करेगा। इसे कहते हैं प्राइस रिजिडिटी। कई बार क्वेश्चन आता है कि जो ये किंक है क्या ये सिर्फ प्राइस रिजिडिटी बताता है या क्वांटिटी रिजिडिटी भी बताता है। तो ये जो किंक है ये दोनों चीज़ों को बताता है, प्राइस रिजिडिटी एज वेल एज क्वांटिटी रिजिडिटी। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज ये किसने दिया था? डाल्टन ने। ये क्या बोलता था कि गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर करती है तो उसे कैसे पता चले कि उससे सोसाइटी का वेलफेयर मैक्सिमाइज हुआ है। तो उसके लिए इन्होंने प्रोफेसर डाल्टन ने एक मेथड दिया था जहाँ पे मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस बराबर होगा मार्जिनल सोशल बेनिफिट के। तो ये वाली कंडीशन क्या होगी? जहाँ पे मैक्सिमम सोशल एडवांटेज होगा। लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड ये किसने दिया था? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने। ओके, अब हमें ये अरेंज करना है। ए का 3, किंक, डिमांड, पॉल्स फिजी 1, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड 2, 3 1 4 2 3 1 4 2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। कई बार ऐसे क्वेश्चन जो है हम आते हुए भी गलत कर देते हैं, तो आपको पहले लिखना होता है कि कौन सा मैच कर रहा है आपका ऑप्शन, तो ही आप इसका सही आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि ये जो ऑप्शन होते हैं ये कई बार कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इसीलिए आप ये मेथड फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पोजिशन ऑफ सेल्स टैक्स डज नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ मोनोपोलिस्ट। रीज़न है द मोनोपोलिस्ट शिफ्ट द बर्डन ऑफ सेल्स टैक्स ऑन कंज्यूमर। ये जो यूजीसी नेट का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है कि अगर मोनोपोलिस्ट का हमें प्रॉफिट कम करना है तो सरकार को कौन सा टैक्स लगाना चाहिए। बेसिकली इससे हम ये भी क्वेश्चन डिराइव कर सकते हैं। जो सेल्स टैक्स होते हैं या जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, जो मोनोपोलिस्ट होता है क्योंकि उसकी डिमांड होती है इनइलास्टिक होने की वजह से वो टैक्स शिफ्ट कर पाता है, और वो शिफ्ट कर पाता है तो उसके प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बल्कि प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है। तो जो ये वाला क्वेश्चन है इसका सही जवाब होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मान लीजिए आपके पास सेल टैक्स की जगह यहाँ पे पूछा होता लमसम टैक्स या कोई प्रॉफिट टैक्स जो डायरेक्टली एक मोनोपोलिस्ट को देना पड़ता और वो उसको आगे शिफ्ट करने का कैपेबल नहीं होता, तो ये इसका सही जवाब होना था ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। तो आपको याद रखना है कि अगर लमसम टैक्स मोनोपोलिस्ट पे लगता है तो वो आगे शिफ्ट नहीं कर पाता। ओके, मार्केट डिमांड फॉर एनी गुड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस पर यूनिट ऑफ दैट गुड्स, प्राइस पर यूनिट ऑफ रिलेटेड गुड्स। अभी आप जो ये एस है इसको इग्नोर कीजिएगा। इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। देखिए जनरली जब हम पेपर में इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि चारों ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है? मार्केट डिमांड इज समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। तो हमारे पास सारी गुड्स का प्राइसेस होना चाहिए, यहाँ पे गुड्स होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट हेयर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे इनकम ऑफ कंज्यूमर्स लगा दिया, एस लगा लिया यहाँ पे, और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर लगा लिया, तब आपका ऑप्शन डी सही होता। तो आपको पेपर में क्या करना है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, चाहे आपको कितना भी इजी क्वेश्चन क्यों ना लगे। आई नो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन आपकी जो क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी है ये 100% कर लेगा। आप हमेशा क्वेश्चन को डिराइव
कर दीजिए। क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास जितना भी नॉलेज होगा आप उसको ड्रॉ करेंगे या फिर आप इस तरह से आप उसको लिखेंगे जिससे कि आपका क्वेश्चन सही हो। अब हाल ही में क्या हो रहा है, जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनका जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो बदलता जा रहा है। पहले आते थे क्वेश्चन डायरेक्टली थ्योरी से कि कौन सी थ्योरी किसने दी, कौन सा लॉ है ये पहचानिए। अब आपका क्वेश्चन आता है डिराइव करने के लिए, जैसा ये क्वेश्चन है, इफ़ द रेलवे आर मेकिंग लॉसेज ऑन पैसेंजर ट्रैफिक दे शुड लोअर देयर फेयर। ये बोल रहा है कि अगर रेलवे को अपना लॉस कम करना है तो उनको क्या करना है, अपना फेयर रिड्यूस करना होगा। ठीक है, द सजेस्टेड रेमेडी वुड वर्क ओनली इफ़ द डिमांड फॉर रेल ट्रेवल हैज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे क्या है कि हमारा जो रियल लाइफ में इकोनॉमिक प्रॉब्लम अक्कर होती है उनको सॉल्व करने के कैपेबल है। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी एक फर्म है, फर्म आप चला रहे हैं और आपको उसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और आपका लॉस कम हो सकता है अगर आपका प्राइस अगर आप अपना प्राइस डिक्रीज़ करते। प्राइस डिक्रीज़ करने का कारण है कि आपका जो डिमांड है वो प्राइस डिक्रीज़ करने की वजह से बढ़ जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड यही तो बोलता है, जब हमारा प्राइस डिक्रीज़ होता है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये लॉ यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये वर्क कब करेगा, जब हमारा प्राइस इलास्टिसिटी होगा ग्रेटर देन 1। मतलब अगर आपने प्राइस को 1% से कम किया, 1% से कम किया तो आपका क्वांटिटी जो डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 से बढ़ना चाहिए। ये क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप बताता है इन दोनों के बीच। अगर आपका क्वांटिटी डिमांड ग्रेटर देन 1 से बढ़ेगा तभी तो आपका जो लॉस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम ऑप्शन देखते हैं। देन इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, 0 एंड 1। अब इस क्वेश्चन में घुमाया क्या है, एक तो पहले ये क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन दे के बहुत घुमाया है। तो इसमें आपको दिमाग लगाना होगा कि जो ऑप्शन ए है ये तो 100% सही है। तो ए में देखिए, ए के साथ एक है 1 और 3 और एक है 1 और 2। अब 3 है, 0 का मतलब अगर आप प्राइस रिड्यूस करेंगे तो आपका क्वांटिटी डिमांड में बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 0 तो कतई नहीं होगा। ठीक है, अब वैसे तो अगर 1 होता यहाँ तो ज़्यादा ऑप्शन होता, ज़्यादा सही ऑप्शन होता। 1 और 4 अगर ऑप्शन होता तो ज़्यादा हमारे पास करेक्ट आंसर बनना था, लेकिन ऑप्शन में 2 भी सही हो रहा है। मतलब अगर आप प्राइस 1% से रिड्यूस कर रहे हैं तो आपका जो लॉस है वो कुछ हद तक तो कम होगा क्योंकि क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, तो सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करें, जो इलास्टिसिटी वाला जो टॉपिक है उसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि आगे हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही बनेंगे। ये आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अ फर्म ऑपरेटिंग इन परफेक्टली कम्पिटिटिव प्रोडक्ट एंड इनपुट मार्केट मैक्सिमाइज इट्स टोटल प्रॉफिट। देखिए अब क्या करना है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको जितना भी नॉलेज इससे रिलेटेड आता है उसको आप सारा ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, क्या है परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट, तो फर्म का हम पहले इक्विलिब्रियम बनाएंगे। इसमें क्या होता है, AR होता है बराबर किसके, MR के, और नॉर्मल प्रॉफिट होता है एक फर्म को, तो ये हो गया AC और ये हो गया MC, और ये हमारा आउटपुट हो गया, और यहाँ पे हम प्राइस डिसाइड करेंगे। देखिए मैक्सिमाइज इट टोटल प्रॉफिट, हमारी जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है MR MC अप्रोच में, एक तो जहाँ पे MC बराबर होगा MR के, ओके, और MC कट MR फ्रॉम बिलो। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया।
तो अब हम ऑप्शन देखेंगे, प्राइस इज इक्वल टू MC और MC इज राइजिंग। देखिए बिल्कुल जो ये ऑप्शन है बिल्कुल सही जा रहा है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन A इज करेक्ट हेयर। और आप अगर इनपुट मार्केट में देखेंगे इक्विलिब्रियम, तो ये वाली होती है इक्विलिब्रियम की कंडीशन, और इसे हम लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। सो ऑप्शन A इज करेक्ट हेयर। तो जो ये ऐसे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी डराने वाले होते हैं, लेकिन अगर आप इनको डिराइव करते हैं तो यकीन मानिए ये क्वेश्चन आपको फ़ायदा देने वाले ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इकोनॉमी ऑफ टू इंडिविजुअल A एंड B, टू कमोडिटी X एंड Y, जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज इज रीच्ड व्हेन। देखिए जनरली हम इंडिविजुअल का जब इक्विलिब्रियम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर की बात की गई है, तो हम देखते हैं जहाँ पर MRS ऑफ XY इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X प्राइस ऑफ Y। ये हमारे पास प्रियोरी नॉलेज है जो हमें अभी तक आता है। हमारे पास दिया है MRTS ऑफ XY इज इक्वल टू MRTS ऑफ Y ऑन X। ठीक है, तो यहाँ पे बात की है कंज्यूमर की, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये है प्रोड्यूसर की, और दूसरी बात यहाँ पे XY है तो यहाँ पे भी XY होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। MRS ऑफ XY इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X और प्राइस ऑफ Y, ये हमें बताता है इंडिविजुअल का इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या पूछा है, जनरल इक्विलिब्रियम। देखिए गड्ढा बनाया है आपको, जनरली हम इसको सेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे दो इंडिविजुअल है, आप जो पैरेटो ऑप्टिमैलिटी की पहली कंडीशन है जिसमें MRS ऑफ XY ऑफ A इंडिविजुअल इज इक्वल टू MRS ऑफ XY ऑफ B इंडिविजुअल, इस कंडीशन को आप याद कीजिए और यहाँ पे अप्लाई कीजिए। तो देखिए ऑप्शन C यहाँ पे बिल्कुल सही बन रहा है। सो ऑप्शन C इज करेक्ट हेयर। तो ये तो गलत है क्योंकि यहाँ पे XY है और इधर Y और X है। ठीक है, अब देखिए और एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। जनरली हम क्या करते हैं कि पेपर में जो होते हम जो डेफिनेशन होती है वेरियस कंसेप्ट की वो इग्नोर करते हैं। आजकल आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है और आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। वेरियस कम्बिनेशन दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज। अब वेरियस कम्बिनेशन, अब यहाँ पे परचेज की बात कर रहे हैं तो वो होता है बजट लाइन। ठीक है, वेरियस कम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी दैट गिव द कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फैक्शन, ये होता है इंडिफरेंस कर्व। अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व मैप। पहले अभी हम ऑप्शन को देख ही नहीं रहे हैं। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व, ये क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आपको जितना भी नॉलेज आपको पता होता है तो आपको वो पेपर में सारा लगाना है और आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है। तो बजट लाइन ऑप्शन 2 ये हो गया, इंडिफरेंस कर्व 4, सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व 1, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी 3, 2 4 1 3, ऑप्शन A इज करेक्ट हेयर। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका सही आंसर बनेगा। और कई बार ऐसा होता है हम आते हुए भी क्वेश्चन को गलत करते हैं, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि हम गलत करें। हम यहाँ पे ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और सब कुछ गुड़ गोबर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेजिडुअल, यहाँ पे मैच करना है हमें रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी, लो लेवल फंड थ्योरी, कंपनसेशन क्राइटेरिया, सोशल वेलफेयर फंक्शन। जनरली इसमें जो पता होगा सोशल वेलफेयर फंक्शन, कंपनसेशन क्राइटेरिया, ये 3 चीज़ें पता होगी, या फिर सोशल वेलफेयर फंक्शन हम ज़्यादातर नहीं पढ़ते। तो हमें पहले क्या होता है कि हमें जो आता है हम वो करेंगे।
सोशल वेलफेयर फंक्शन किसने दिया था? बर्गसन ने। ए का 2। कंपनसेशन क्राइटेरिया किसने दिया था? कार्ल्डर हिक्स ने। 4। लो लेवल फंड दी थी नट बिक्शल ने। 1। रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी दी थी किसने? वॉकर ने। 3 3 1 4 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम देखेंगे कि ये बोलते क्या क्या है। जो ये रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी है ये वॉकर ने दी थी और इन्होंने बोला था कि अगर आपकी ये नेशनल इनकम है तो जो हमारे पास जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करने के बाद जो नेशनल इनकम का हिस्सा बचता है वो वेजेस को जाता है, तो इसको वॉकर ने बोला था रेजिडुअल। ठीक है, तो ये था रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी। लो लेवल फंड थ्योरी क्या बोलती है? ये बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट की थ्योरी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ डिटरमाइन होता है? जहाँ लो लेवल फंड की डिमांड बराबर होती है लो लेवल फंड की सप्लाई के बराबर। ठीक है, कंपनसेशन क्राइटेरिया ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स का टॉपिक है और ये कार्ल्डर हिक्स ने दिया था। कार्ल्डर ने इसको बताया था गेनर पॉइंट ऑफ व्यू से, हिक्स ने बताया था लूजर पॉइंट ऑफ व्यू से। सोशल वेलफेयर, सबका वेलफेयर का सबमिशन सोशल वेलफेयर फंक्शन कहलाता है। An isocost line is a straight line. The market rate of exchange between two input is constant. आपको बताना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर सही है तो क्या आर ए की सही एक्सप्लेनेशन है? तो ये बिल्कुल सही है। देखो आइसोकॉस्ट लाइन इस तरह की होती है। ओके, और जो ये एक्सचेंज रेशो होता है ये सेम होता है, इसीलिए तो ये कांस्टेंट होता है। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। The rate of fall of MR curve is more than twice the rate of fall of AR. The MR and AR curve are linear and negatively sloped. देखिए हमें क्या आता है, हम पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया AR और ये हो गया MR। तो जो AR है या MR है वो लगभग AR का आधा होता है, लगभग नहीं एग्जैक्टली आधा होता है, और ये नेगेटिव होते हैं और लीनियरली स्लोप होते हैं। लेकिन हमें क्या, अगर MR कर्व इज मोर देन ट्वाइस, क्या ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल नहीं। अगर ये स्टेटमेंट एजर्शन की जगह होती, अगर ये स्टेटमेंट एजर्शन होती और ये रीज़न होता, तब ये क्वेश्चन होना था, इसका ऑप्शन होना था ए सही। लेकिन ये स्टेटमेंट ऊपर नीचे दे दी गई है तो इसीलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। अब देखिए ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें देख के डर लग जाता है, लेकिन यकीन मानिए ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी है। गिवन द टोटल रेवेन्यू फंक्शन टी आर इक्वल टू 1400Q minus 6Q square and total cost function equal to 1500 plus 80Q at Q equal to 100 where Q is amount of output, which of the following response is correct? इसमें क्या है, आपके पास TR दिया है और आपके पास TC दिया है। ठीक है, आपको क्या निकालना क्या है? MR और MC। MR हम कैसे निकालते हैं? चेंज इन TR डिवाइडेड बाय चेंज इन Q। MC हम कैसे निकालते हैं? चेंज इन TC डिवाइडेड बाय चेंज इन Q। अब इस चेंज को निकालने के लिए हमारे पास मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, हम जो हमारे पास इक्वेशन दी होती है उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है पहले आपको वो पता होना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है 2x², मतलब x और n। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? ये जो ऊपर दी है वैल्यू,
सबसे पहले हम इसको नीचे लाएंगे, 2 इंटू 2x 2 माइनस 1, तो ये कितना बन गया, इसका 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव बना हमारे पास, कितना बना 4x। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास वैल्यू दी है 3x क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव आप कैसे निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले नीचे लाएंगे, 3 इंटू 3x 3 माइनस 1, तो इसका डेरिवेटिव कितना बन गया आपके पास 9x स्क्वायर। ठीक है, अब मान लीजिए हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। आपके पास वैल्यू दी है 2x, अब इसकी घात क्या हुई 1। अब हम इसको 1 को इधर लाएंगे, 1 इंटू 2, और अगर हमारे पास इसकी वैल्यू 1 दी होती है तो x जो है वो कट जाता है, तो 2x का डेरिवेटिव कितना बना 2। ठीक है, मान लीजिए आपके पास जैसे यहाँ पर दिया है सिर्फ 1500, अगर आपके पास कांस्टेंट बोलते हैं इसको, बेसिकली कांस्टेंट हो तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 0। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके पास टी आर कितना दिया है 1400 क्यू माइनस 6 क्यू स्क्वायर, 1400 क्यू। अब हम इसको एम आर बनाने की कोशिश करते हैं। 1400 क्यू मतलब अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो बच गया 1400 माइनस 6 क्यू, ये बन गया 12 क्यू। अब आपके पास क्यू की वैल्यू दी है यहाँ पे, अब 1400 माइनस 1200, तो आपके पास टी आर कितना आ गया 200। ठीक है, सॉरी एम आर कितना आ गया, एम आर आपके पास आ गया 200। अब आपके पास क्या है टी सी, टी सी से हमने एम सी में जाना है, तो 1500 का डेरिवेटिव हो गया 0 और 80 क्यू का डेरिवेटिव हो गया 80, तो आपके पास एम सी कितना आया 80। और यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपके पास, एम आर इज़ ग्रेटर देन एम सी, बिल्कुल सही है। देखो एम आर 200 है और ग्रेटर देन है 80, और एम सी की वैल्यू कितनी है 80, सो ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट हेयर। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको इसमें फ़ायदा मिल सकता है अगर आप इस तरह से इनको सॉल्व करते हैं तो। मार्केट फेलियर इज कॉज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, मार्केट फेलियर क्या होता है, हमारे पास इकोनॉमिक्स में क्या होता है, एक मार्केट होता है जिसमें कुछ डिमांड होता है, कुछ सप्लाई होता है, ये डिमांड है ये सप्लाई है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी हम खरीदेंगे या बेचेंगे, ये प्राइस लेवल है। जब ये सिचुएशन होती है कि आपके पास ये मार्केट में सिचुएशन अक्कर हो गई, ये क्या होगी एक्सेस सप्लाई होगी और ये एक्सेस डिमांड हो गई, तो ये फेल किस वजह से होती है, ये रीज़न पूछ रहा है आपसे। मार्केट फेलियर इज कॉज्ड ऑफ पॉवर्टी, एक्सटर्नलिटी, मार्केट पावर, प्राइवेट गुड। देखिए पहले तो आपको एक्सटर्नलिटी का भी पता होना चाहिए। एक्सटर्नलिटी का मतलब होता है थर्ड पार्टी बेनिफिट या लॉसेस, मतलब आपने कुछ किया नहीं और आपको उसका भुगतान करना पड़ रहा है। जैसे गवर्नमेंट ने कोई खंभा लगाया बिजली का, आप यहाँ बैठे हो या आपका घर है यहाँ पे, तो आपको बिजली अपने आप मिल गई, आपने कुछ मेहनत इसके लिए नहीं की, ये हो गया थर्ड पार्टी बेनिफिट। मान लीजिए आपके घर के सामने कोई फैक्ट्री लग गई, ठीक है, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है और आपको अब जो एयर है आपकी वो पल्यूट हो गई, तो ये हो गया थर्ड पार्टी लॉसेस। तो जब थर्ड पार्टी लॉसेस होगा तो जो मार्केट है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। मार्केट पावर, मार्केट पावर का मतलब है मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब है आप डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में भी क्या होगा, इस सिचुएशन में भी मार्केट फेल हो जाएगी। ओके, प्राइवेट गुड मतलब प्राइवेट गुड है, आपका कुछ डिमांड है कुछ सप्लाई है, बिल्कुल अच्छे से काम करेगी मार्केट। और फिर पॉवर्टी, पॉवर्टी को ठीक करने के लिए जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है तो वो मार्केट फेलियर होता है। पॉवर्टी डायरेक्टली मार्केट फेलियर का रीज़न नहीं होता। सो ऑप्शन बी एंड सी इज करेक्ट हेयर, ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया,
आपको टीसी दिया है और टीसी आपको निकालना है कि एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट मिनिमम कॉस्ट अक्कर। मिनिमम कॉस्ट अक्कर कहाँ होता है, देखिए ये होता है ए आर बराबर एम आर। मिनिमम कॉस्ट जहाँ पे एम सी ए सी को एम सी ए आर को नीचे से कट करता है, ये हो गया मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके पास टीसी दिया है, टीसी से हम एसी पे जाएंगे। एसी पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, टीसी बाय क्यू करना होगा। अब यहाँ पे क्यू करना होगा तो Q3 माइनस 10Q स्क्वायर प्लस 60Q। अब जब हम इसको Q से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा Q स्क्वायर माइनस 10Q प्लस 60। अब जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसमें Q की वैल्यू आ जाएगी 5। डेरिवेटिव निकालना मैंने आपको पिछली स्लाइड में बहुत अच्छे से बता दिया है। और जब हम 5 की वैल्यू को AC वाली इक्वेशन में डालेंगे तो AC की वैल्यू आ जाएगी 35। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हेयर। अगर आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो मैं इसको आपको बताऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है, तो इसको किसी दूसरी वीडियो में हम डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इजीली इसका आंसर निकल जाएगा। शर्त यह है कि आपको ट्राई करना पड़ेगा। Compared to certain point on contract curve, a point above the contract curve is more efficient. Contract curve represent the locus of point where the marginal rate of substitution between two goods is same for individual. ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, पहले देखते हैं क्या दोनों स्टेटमेंट सही है और फिर हम बीच में यहाँ पे बिकॉज लगा के या इफ़ लगा के हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर्व होता है जब हम बॉक्स डायग्राम में जैसे MRS को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये जो कर्व बनता है इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्व। तो ये पहली स्टेटमेंट बोल रही है जो ये वाला पॉइंट है ये मोर एफिशिएंट होता है इस पॉइंट के बजाय, जो कि बिल्कुल गलत है। मोस्ट एफिशिएंट पॉइंट जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व में होते हैं सिर्फ वही होते हैं। सो स्टेटमेंट ए इज़ रॉन्ग। कॉन्ट्रैक्ट कर्व रिप्रेजेंट द लोकस ऑफ पॉइंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर्व ऐसे पॉइंट को दर्शाता है जिसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ टू इंडिविजुअल इज इक्वल। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन रीजन इज करेक्ट हेयर। तो हमें ढूंढना है ए इज नॉट करेक्ट, आर इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब फिर से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आए। चैम्बरलेन ने क्या दिया था, सीजी ने क्या दिया था, स्टैकलबर्ग ने क्या दिया था, फेलनर ने क्या दिया था। ओके तो चैम्बरलेन, वैसे हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो हम पढ़ते हैं वो चैम्बरलेन ने दिया था, लेकिन चैम्बरलेन ने उससे पहले क्या दिया था, स्मॉल ग्रुप मॉडल, जहाँ पे 2 इंडिविजुअल होते हैं और ओलिगोपोली की सिचुएशन होती है। स्वीजी ने क्या दिया था, किंक डिमांड कर्व, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टैकलबर्ग ने क्या दिया था, रिएक्शन कर्व, और फेलनर ने दिया था प्राइस लीडरशिप मॉडल। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर। For a given income consumption diagram, which of the following is correct? अच्छा, which of the following is concerned beyond point A? आपको बताना है कि point A के बाद जो ICC है वो क्या डिपिक्ट करता है। Good X is inferior and good Y is normal. Good Y is inferior and good X is normal. Good X and good Y are normal. Good Y and good X are inferior. इनकम कंजम्पशन कर्व बताता है हमें अगर हमारी इनकम में चेंज आता है तो इंडिफरेंस कर्व किस तरह से बिहेव करेगा। ओके या इंडिफरेंस का ऊपर को शिफ्ट होगा या इंडिफरेंस का वैसे ऐसे नीचे को आएगा, तो तब ये ऐसे बना है ये कर्व। ठीक है,
तो इंडिफरेंस कर्व जब दूर जाता है किसी एक्सिस से या आईसीसी से, तो हमारे पास उस एक्सिस पे क्या होता है, इंफीरियर कमोडिटी होती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। यहाँ पे क्या है, गुड वाई इंफीरियर गुड है और गुड एक्स नॉर्मल है, क्योंकि जैसे हम इनकम हमारी बढ़ती जा रही है तो जो आईसी है वो गुड एक्स की तरफ जा रहा है और गुड वाई से दूर जा रहा है। ओके अगर मान लीजिए आपके पास ये इनकम कंजम्पशन कर्व इस तरह का होता तो ये जो गुड एक्स है ये इन्फीरियर होती, क्योंकि जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो वाई की तरफ ज़्यादा जाएगा और आईसीसी इनकम कंजम्पशन कर्व भी उसी एक्सिस की तरफ अट्रैक्ट होगा। फॉर अ प्रोडक्शन फंक्शन Q इक्वल टू A L अल्फा K बीटा, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ये आपके पास वेरियस ऑप्शन दिए हैं। ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है इसे कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। इसमें A क्या होता है, एफिशिएंसी। सो कोएफिशिएंट A शोज मैनेजरियल एफिशिएंसी, और ये जो अल्फ़ा और बीटा है ये इलास्टिसिटी बताते हैं लेबर और कैपिटल के। अगर ये ग्रेटर देन 1 होता है तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, लेस देन 1 होता है तो डिक्रीजिंग, अगर ये इक्वल टू 1 होता है तो कांस्टेंट रिटर्न बताता है। सो ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट हेयर। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन आइसोक्वेंट का स्लोप, ठीक है, एल एंड के इज गिवन एज बीटा के डिवाइडेड बाय अल्फा के। देखिए के के साथ क्या है, एल के साथ यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, अल्फ़ा, और के के साथ दिया है बीटा, लेकिन यहाँ पे क्या है एल एंड के, तो हमारे पास एल ऊपर आना चाहिए था और के नीचे आना चाहिए था, ठीक है। तो इससे सी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज गिवन एज, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, एम पी के इज इक्वल टू चेंज इन के ड्यू टू चेंज इन कैपिटल। तो कैपिटल नीचे है, आउटपुट ऊपर है, और बीटा किसका कोएफिशिएंट है, कैपिटल का। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। सो ए बी डी इज करेक्ट हेयर, ए बी डी, ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये नेट के एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ था, तो इसका सही आंसर हमने अभी तक किया, जिसमें हमने डेरिवेटिव निकालना भी सीखा। सो ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट हेयर। Presence of asymmetric information in a market cause which of the following? Asymmetric information क्या होता है? asymmetric information होगा जैसे हमारे पास एक होता है, एक डिमांड करता है, एक सप्लाई करता है, ठीक है। तो जो ये डिमांड करता है या सप्लाई करता है, इन दोनों के पास जो इंफॉर्मेशन का लेवल है वो अनइक्वल होता है, बराबर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है या पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, उसको बोलते हैं असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। तो इसकी वजह से जो मार्केट फेलियर कॉज होता है मेनली, और वो मार्केट फेलियर का अगर हम मेजर रीज़न पता करने की कोशिश करें तो उसके वेरियस रीजन होते हैं, जैसे एडवर्स सेलेक्शन और प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, और एक इसमें रीज़न होता है मॉरल हैज़ार्ड का। मॉरल हैज़ार्ड तब होता है जैसे मान लीजिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा लिया और अब आप अपनी हेल्थ के प्रति केयरलेस हो गए, क्योंकि आपको पता है कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, ओके। और एडवर्स सिलेक्शन क्या होता है, जब आप इंश्योरेंस करा रहे होते हैं तो आपको जो इंश्योरेंस कराता है और जो इंश्योरेंस एजेंट होता है उनके बीच इंफॉर्मेशन का लेवल बराबर नहीं होता। जैसे अगर मैं हूँ और मुझे हेल्थ इंश्योरेंस करनी है तो मैं अपनी जो कुछ बीमारियाँ हैं उनको छुपा सकती हूँ, ये प्रोबेबिलिटी है, तो इसको कहते हैं एडवर्स सिलेक्शन। एक होता है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास, आपको स्टॉक में पैसा लगाना है, ठीक है, और स्टॉक में आपको पैसा लगाना है और स्टॉक में आप खुद पैसा नहीं लगा रहे हैं, आपने किसी को अपॉइंट कर दिया है। अब जो अपॉइंटी है आपके द्वारा वो ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही दे, लेकिन जो उसका अपना
कमीशन है आपके पैसे लगाने पर, आपके पैसे को मैनेज करने पर, उसको आप ज़रूर काटेंगे, वो काटेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आप दोनों के बीच डिस्प्यूट हो जाएगा, और डिस्प्यूट होने को बोलते हैं प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। और ये कारण क्या होता है, किसके कारण होता है, ये असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की वजह से होता है। ओके, तो ऑप्शन ए एंड डी इज करेक्ट हेयर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो दो ऑप्शन है एफिशिएंसी बेस्ड अगर किसी को मिलते हैं तो ये इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। और एक है मार्जिनल बेनिफिट ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ रिसोर्सेज डिमिनिशिंग विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यूनिट ऑफ रिसोर्सेज। तो ये जो इकोनॉमिक्स का लॉ है उसको अप्लाई कर रहा है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। लर्निंग curve effect is related to the firm long run average curve. A swapped allocation is one that is Pareto efficient as well as equitable allocation. तो आपको बताना है assertion reason, क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। तो लर्निंग कर्व क्या होता है, लॉन्ग रन में होता है जो एवरेज कर्व जो सभी छोटे छोटे एवरेज कॉस्ट कर्व को इंक्लूड करता है, इसे क्या कहते हैं, लिफाफा कर्व भी इसे कहते हैं। और स्वैप्ड एलोकेशन क्या होता है कि आप इस वाले पॉइंट पे भी एफिशिएंट हो, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। देखिए मैंने क्या बताया कि जो इलास्टिसिटी वाला टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे जो क्वेश्चन आपको आगे भी बनेंगे वो एप्लीकेशन बेस्ड ही होंगे। जैसे इसमें क्या हो गया है, क्या पूछा है आपसे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ मेट्रो राइड इज 8। देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ, मान लीजिए x, यहाँ पे क्या है, मेट्रो राइड की बात की गई है, और टोटल राइडरशिप आपके पास दी है 1.5 लाख। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ बस राइड इंक्रीज्ड बाय 5%, और प्राइस राइज होता है 5% से, और आपकी इलास्टिसिटी है 8, ठीक है। और आपको बताना है कि चेंज इन मेट्रो राइड में कितना फर्क पड़ेगा। देखिए ये जो केस है ये है सब्स्टिट्यूट गुड का। सब्स्टिट्यूट गुड के केस में जो है प्राइस इलास्टिसिटी होती है पॉजिटिव। एक तो ये हमें पता चल गया। अब हमारे को निकालना है कि क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स में कितना चेंज आएगा। तो ये कैसे निकलेगा, हम यहाँ पे ये वैल्यू डाल देंगे जो कि हमने डाल भी दी है, 0.05 है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.4, और 1.5 लाख का 0.4% कितना होता है, 6,000। तो जो टोटल मेट्रो राइड है उसका जो चेंज है वो कितना होगा, 6,000। ये क्वेश्चन है गेम थ्योरी से। आपके पास ये गेम दी है, ये प्लेयर ए प्लेयर बी की, और आपको इसमें वैल्यू ऑफ गेम निकालनी है और बेस्ट स्ट्रैटेजी बतानी है कि इसमें कौन कौन सी बेस्ट स्ट्रैटेजी है। इसमें हम जो मेथड फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं मैक्स मिन मेथड। पहले हमें रो का मैक्सिमम निकालना है और फिर उसका मिनिमम, और कॉलम का मिनिमम फिर उसका मैक्सिमम। देखिए यहाँ पे कॉलम का रो का मिनिमम कितना है, 2, और यहाँ पे रो का मिनिमम कितना है, -5, यहाँ पे मिनिमम कितना है, -2। अब इसका हमें मिनिमम का मैक्सिमम निकालना है जो कि आया 2। अब हमें कॉलम का मैक्सिमम निकालना है। कॉलम का मैक्सिमम यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 2। देखिए अब हमने यहाँ मैक्सिमम निकाला था तो हम निकालेंगे मिनिमम।
तो वैल्यू ऑफ गेम अगर ये दोनों कॉलम रो मैक्सिमा और कॉलम मिनिमा बराबर आ जाए तो उसे कहते हैं वैल्यू ऑफ गेम, जो कि हमारे पास 2 आ गया। ये सभी में 2 दिया गया है। अब यहाँ पे देखना हमने 2 कहाँ कहाँ है। 2 पहले है A1 B1 में, ठीक है, A1 B1 में, फिर है A1 B3 में, और एक 2 यहाँ पे है A3 और B1 में। अब ऑप्शन में हम देखेंगे, ऑप्शन में देखेंगे A1 B1 किस में हमारे पास अप्लाई होता है, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट हेयर। A leftward shift in demand, लेबर डिमांड कर्व इज कॉल्ड एज। पहले हमें लेबर डिमांड कर्व इस तरह का होता है। लेबर डिमांड कर्व ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को भी डिपिक्ट करता है। इसमें क्या हो गया, शिफ्ट हो गया लेफ्टवर्ड, नीचे को आ गया। तो ये किस वजह से होता है, डिक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जब अकर होता है तो हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है लेबर डिमांड कर्व में। अब हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है किसका, कंज्यूमर थ्योरी का, कि सबसे पहले कौन आई थी, लीनियर एक्सपेंडिचर सिस्टम, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, कार्डिनल थ्योरी, ऑर्डिनल थ्योरी। कार्डिनल थ्योरी, ऑर्डिनल थ्योरी, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, लीनियर एक्सपेंडिचर सिस्टम। ये मुझे लगता है सभी को पता होगा क्योंकि हम इसको कॉलेज से लगभग पढ़ते आए हैं। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। अगर आपको यहाँ पे ईयर दे दिए होते तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता। तो इसके लिए आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन मैंने इसकी जो ईयर है उनको लगाया है। कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी इज डेवलप्ड ओवर द ईयर विद द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर आपसे पूछा होता गोसेन ने कब दिया था कार्डिनल थ्योरी, 1854, जेवंस ने दिया था 1871, वॉलरस ने दिया था 1874, मार्शल ने दिया था 1890। फिर ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ, पेरेटो द्वारा 1906 में। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी कब इंट्रोड्यूस की गई, पॉल सैमुअल्सन के द्वारा 1938 में। एंड आफ्टर this linear expenditure system in 1950 by Stone Gary utility function by रॉय सी गेरी। मतलब अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता कि लीनियर एक्सपेंडिचर सिस्टम किसने दिया था, तो ये दिया था किसने, रॉय सी गेरी ने। सो इसी के साथ जो आज का डिस्कशन है आपका वो ख़त्म होता है। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है और आप इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और फर्दर अपडेट के लिए जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।